बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने फिर से कार्रवाई की है। नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है, 2 नावें भी जब्त की है। रामेश्वरम मछुआरा संघ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हाल ही में 15 मछुआरों को पकड़ने की खबर आई थी और अब एक बार फिर से श्रीलंकाई नौसेना की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है। इतना ही नहीं, 2 नावें भी जब्त की गई है। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने ये बताया। तो वहीं हाल ही में आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा खबर आई थी जब 15 मछुआरों को पकड़ा गया था। उस वक्त भी काफ़ी चर्चा ये हो रही थी। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है। दरअसल श्रीलंका की नौसेना ने अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में इन मछुआरों को पकड़ा है और कुछ दिनों पहले इस तरह की कार्रवाई की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी बाकायदा दी गई है। बयान के अनुसार नौसेना ने पकड़े गए इन मछुआरों और उनकी नौकाओं को कांगतुराई बंदरगाह ले गई और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें मत्स्य निदेशालय को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब श्रीलंकाई नौसेना की तरफ से एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। ये जानकारी भी इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 21 मछुआरों को पकड़ने की एक खबर, जहां पर रामेश्वरम मछुआरा संघ ने ये जानकारी दी। जैसे कि भारत 24 आपको लगातार बता रहा है कि नौसेना ने 2 नाव को भी जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का जो मुद्दा है अक्सर विवाद के रूप में सामने आता है। एक बार फिर से ऐसा होता हुआ सामने आ रहा है और रामेश्वरम मछुआरा संघ की तरफ से ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। बाकायदा ट्वीट भी इसको लेकर सामने आया है, खबर मिल रही है। दरअसल हाल ही में 15 मछुआरों को पकड़ने की भी उस वक्त जानकारी आई थी सामने। और कल की ये खबर है जब श्रीलंकाई नौसेना ने उत्तरी जाफमा प्रायद्वीप में कराईनगर के तट से कम 15 भारतीय मछुआरों को पहले हिरासत में ले लिया और ये कार्रवाई द्वीप राष्ट्र की जल से मछली पकड़ने के आरोप में की गई थी। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों की नाव को जब्त कर लिया था और अब मामले की जांच को मत्स्य निदेशालय भी भेज दिया है। तो बड़ी वजह कई बार विवाद की ये बनती हुई सामने आती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब कुल 21 मछुआरे बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ा गया है। और चलिए अब बात होगी एक बार फिर से लोकतंत्र के महापर्व की। इसका मुहूर्त भी निकल गया है। अब की बार किसकी सरकार, बड़ा सवाल। मोदी की हैट्रिक या राहुल का करिश्मा। लोकसभा चुनाव की बज गई है रणभेरी, बड़ी जानकारी है। अब वोटर्स हैं राजा। 543 सीटों पर उपचुनाव चुनाव होने हैं और इसके लिए अब रणभेरी भी बच चुकी है। आचार संहिता भी कल से लागू हो गई है। 7 चरणों में ये मतदान होंगे। कुल मिलाकर 543 सीटों पर 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होगी और 4 जून को आएंगे नतीजे। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, पूरी जानकारी कल चुनाव आयोग की तरफ से शेयर कर दी गई है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मूड में। सीट शेयरिंग को लेकर जोर तोड़ जारी है और किसकी कितनी तैयारी, जनता की अब बारी है। क्योंकि देखिए पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और जनता पूरी तरह से तैयार है अब अपने नेता को चुनने के लिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से ताकत झोंकी है। कई दलों ने पाला बदला। तो आज राहुल गांधी की भी न्याय यात्रा होने वाली है और ये आज न्याय यात्रा जो है समापन की ओर है। 6000 से ज़्यादा किलोमीटर तक चलकर ये न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और आज मुंबई में इसका समापन होगा। और इसी के साथ देखिए तमाम जो पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। प्रीति, बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। देखिए क्योंकि अब तो ये कह लीजिए कि चुनावी बिगुल फूक चुका है और जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आचार संहिता भी लग चुका है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां, सभी दल सुपर एक्टिव नजर आएंगी। रैलियां की जाएंगी, जनता को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अब देखिए अब जो कमान है वो जनता के हाथ में, इसीलिए क्योंकि जनता को ये तय करना है कि उसको किसकी सरकार चाहिए। जनता को अपने मुद्दों को सोचना होगा कि कौन से वो मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जनता आप देखेगी कि जो वादे, जो दावे जनता से किए गए थे उनकी बेहतरी के लिए, क्या उन वादों पर खरी सरकार उतरी है या फिर नहीं। अब जनता तय करेगी कि उसको क्या चाहिए।
अब प्रीति, तमाम जो पार्टियां हैं वो अब चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी और जोर पकड़ेगा, लेकिन चुनाव आयुक्त ने कल जब तारीखों की जब घोषणा हो रही थी, तमाम तरीके की बातों का वहां पर जिक्र किया, कई चीजों का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया, खासतौर पर इस बात का भी जिक्र किया। अक्सर देखा जाता है जब चुनाव प्रचार पर स्टार प्रचारक निकलते हैं, बच्चों को गोद में ले लेते हैं, या जो उनका रथ होता है चुनावी रथ, उस पर बच्चों को बैठा लेते हैं। तो उस पर भी साफ तौर पर मनाही की गई है चुनाव आयुक्त की तरफ से कि आप ऐसे नहीं करेंगे, किसी आप बच्चे को गोद में ले लेंगे, या फिर जो आप रथ पर निकाल रहे हैं उसमें आप किसी बच्चे को बैठा लेंगे। तो तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया, क्योंकि ना सिर्फ कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बल्कि इन तमाम बातों का जिक्र किया है। चुनाव आयोग कितना तैयार है चुनाव कराने के लिए, किस तरीके की तैयारी है ताकि हर एक वोटर चुनाव वोट डाल सके, चुनाव में हिस्सा ले सके। बुजुर्गों का जिक्र किया गया, दिव्यांगों का जिक्र यहां पर किया गया। उसके लिए ये जिक्र किया कि आप लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, हालांकि घर से करने की सुविधा थी वोट, लेकिन हुआ यह था कि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए थे घर से वोट करने के लिए। लेकिन इस बार इस बात का भी साफ साफ जिक्र किया कि फॉर्म 12D भेजा जाएगा, उसको आप भरिए और इसके बाद आप आवाज से ही आप चुनाव डाल पाएंगे। अब चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाएंगे मुंबई से। दरअसल राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका समापन हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हालांकि तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो भी आज समापन कार्यक्रम में शामिल होने वाले। राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी तमाम राज्यों से होती हुई, अब आज 63वां दिन इसका है और 63वें दिन इसका समापन आज हो रहा है। करीब करीब 6,500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी की तरफ से तय की गई। तमाम तरीके के वादे इस दौरान किए गए, सरकार पर निशाना भी साधा गया और अब आज इसका अलग-अलग तस्वीरें इस दौरान बहुत सारी सामने आई थी। कभी वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमने देखा कि ज्योतिर्लिंग में पूजा करते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, मालेगांव के हनुमान मंदिर में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, यानी कि अलग अलग रूप भी उनके नजर आए थे। महाकाल के दर्शन उज्जैन में उन्होंने किए थे। किसान महापंचायत के दौरान बातचीत करते हुए राहुल गांधी उस वक्त नजर आ रहे थे, किसानों की हितों की बात करते हुए नजर आ रहे थे। और आज क्योंकि 17 मार्च है तो आज मुंबई में इस यात्रा का समापन होना है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं वो भी आज हमको दिखाई देंगे इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ। और देखिए 14 जनवरी से मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 15 राज्यों और साथ ही साथ 110 जिलों में राहुल गांधी गए हैं। इस दौरान मुंबई में यात्रा खत्म होने तक अगर हम बात करें कितना किलोमीटर तक का सफर राहुल गांधी ने तय किया इस यात्रा के दौरान, तो 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया गया। राहुल गांधी की तरफ से तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया, युवाओं को रोजगार देने का जिक्र किया गया, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से देश आगे बढ़ा, जरा आप बताएं। मतलब कि कहीं कहीं पर कटाक्ष भी वो करते हुए हमको इस रैली में, अपनी यात्रा में दरअसल नजर आ रहे थे। और अगर राहुल गांधी की इस यात्रा की बात करें तो देखिए राहुल गांधी बस और पैदल 6,713 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं। न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में अब खत्म हो रही है। बिल्कुल प्रीति, अगर देखिए राहुल गांधी ने इससे लेकर एक पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। हालांकि न्याय यात्रा का समापन कार्यक्रम आज है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन आज है, पर यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आपको बता रहे हैं। आगे उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि यात्रा के दौरान मैंने हर वर्ग के साथ हो रहे भयंकर अन्याय और उत्पीड़न को बहुत करीब से जाना और समझा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है कि देश की पहली जरूरत न्याय है और हर वर्ग को समर्पित कांग्रेस के 5 न्याय ही संकट काल से गुजर रहे भारत की संजीवनी है। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ते हुए बात अब राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव से पहले भगदड़ मच गई। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस, आरएलपी और बीएसपी समेत कुल मिलाकर 82 नेताओं ने सदस्यता ली और अलवर, भरतपुर, चुरू और शेखावटी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीपी जोशी के नेतृत्व में शामिल हुए कई सारे नेता, पूर्व सांसद करण सिंह यादव और साथ साथ प्रताप पुनिया ने बीजेपी की सदस्यता ली। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक तरफ जहां अपना जो टीम है वो लगातार स्ट्रांग कर रही है, वहीं तमाम दूसरी पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हुई, कांग्रेस हुई, उन सभी का साथ छोड़ के नेता भाजपा का साथ थाम रहे हैं। और यही वजह है कि 400 पार का नारा बीजेपी लगातार दे रही है। वहीं कांग्रेस फिलहाल
मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राजस्थान के चुनाव से पहले ये भगदड़ की खबर, जहां पर अलवर, भरतपुर, चूरू, शेखावटी नेता बीजेपी में अब शामिल हो गए। सीपी जोशी के नेतृत्व में इन सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। तो यानी कि कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बात राजस्थान की कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों पर मुकाबला तय माना जा रहा है। गुणा भाग में लगे हैं दोनों दल। 6 पर बीजेपी की बढ़त तो 2 पर कांग्रेस आगे थी। 64 विधानसभा सीटों में से 42 बीजेपी ने जीती थी और इस बार कोशिश पूरी ये रहेगी कि किस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कि उनकी जीत हो। और लगातार इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी तय की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वोटर्स हैं, राजस्थान के जो मतदाता हैं, वो उनको वोट करें। इसीलिए लगातार बड़े बड़े वादे भी जनता से किए गए थे। तो 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि मुकाबला तय है, कड़ा मुकाबला यहां पर होगा। और अगर गुणा भाग भी देखें तो दोनों दल अपनी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 6 पर बीजेपी की बढ़त है तो 2 पर कांग्रेस आगे थी। अगर पिछले हम चुनाव की बात करें, 64 विधानसभा सीटों में से 42 बीजेपी ने जीती थी। तो अब देखना होगा कि इस बार राजस्थान में क्या होता है, जनता किसे कितना वोट करती है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हर एक दल, हर एक पार्टी की यही कोशिश होगी कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उसे वोट करे। क्योंकि देखिए 10 साल से राजस्थान में बीजेपी का दबदबा लगातार है। 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में खाता भी नहीं खुला। 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 की बात करें तो 24 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर आरएलपी जीती थी। बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में इसी स्थिति में है। तो जिसका जिक्र भी प्रीति कर भी रही थी कि इस बार ये देखने वाली बात होगी कि आखिर राजस्थान की जनता किसे चुनती है, किसे पसंद करती है। क्योंकि 10 साल से तो अगर हम देखें राजस्थान में दबदबा बीजेपी का है। 2014 की बात करें तब भी, 2019 की बात करें 24 सीट पर बीजेपी जीती थी। अगर हम बात करें बीजेपी की इस बार की, तो लगभग कुछ यही स्थिति इस बार राजस्थान में देखने को मिल रही है। 2 लोकसभा चुनाव से तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक। मुश्किलें इस बार भी इससे ज्यादा हो जाएगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी यहाँ पर जीती है तो कांग्रेस अब ये भी सोचेगी कि विधानसभा चुनाव में भी हमें हार का सामना करना पड़ा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लें तो वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल खाता तक नहीं खुला, प्रदर्शन की तो क्या ही बात करें। तो चैलेंज तो फिलहाल कांग्रेस के लिए यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि अभी हम खबर भी पढ़ रहे थे कि कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लगातार दल बदल का दौर जारी है। और ना सिर्फ राजस्थान में, पंजाब की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पर भी कुछ स्थिति यही है कि दल बदल का दौर लगातार जारी है। और अगर खासतौर पर राजस्थान की अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो 10 साल से राजस्थान में दबदबा है बीजेपी का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अब कैसे जनता के बीच में अपनी पैठ बिठाए। और वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि बार बार जो कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हम जनता तक पहुंचे और जनता तक अपनी पैठ हम बना सकें। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, मोदी और राहुल चुनाव की घोषणा से पहले पूरा देश घूमे। प्रधानमंत्री लोकसभा की 501 सीट कवर कर चुके हैं और अगर कांग्रेस सांसद 358 सीटें कवर कर चुके हैं। 228 सीटों पर एनडीए और इंडिया आमने सामने हैं। तो चुनाव से पहले देखिए तारीखों की अब घोषणा हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो तमाम दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें और बात राहुल गांधी की करें तो तमाम राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा की 501 सीट पहुंचे और लगातार तस्वीरें भी आप तक भारत 24 पहुंचा रहा है। और आपने देखा होगा कि बीते दिन भी कर्नाटक के दौरे पर जब प्रधानमंत्री मोदी रहे तो जनता को संबोधित वहां पर उन्होंने किया, विकास का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से विकास की ओर देश आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ जनता के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। तो राहुल गांधी भी और न्याय यात्रा के जरिए और उनके जो तमाम कांग्रेस सांसद हैं वो भी करीब 358 सीटें कवर कर चुके हैं। वहां पर पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, बड़े बड़े वादे करते नजर आए क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए तमाम वादे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी सौगात जो है वो जनता वासियों को दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जासूस आनंद राज ने किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की महिला एजेंट पर यह खुलासा किया गया। प्रेम जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो कॉल के दौरान म्यूट हो जाती थी एजेंट और फौज की तैनाती की जानकारी जुटा रही थी एजेंट, और ये पाकिस्तानी एजेंट थी। इसी के आधार पर पाकिस्तानी सेना बनाती थी रणनीति। तो ये बड़ा खुलासा यहाँ पर जासूस आनंद राज के द्वारा किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की महिला एजेंट यहाँ पर बड़े
जो सोर्सेस थे उनके हवाले से खुलासे कर रही थी अपनी सेना के लिए। हनी ट्रैप बिल्कुल। दरअसल आप देखिए, हमने देखा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। अलग अलग हथकंडे वो अपनाता है कि किस तरीके से जो जासूसी के ज़रिए जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सेना के बारे में, हमारे हथियारों के बारे में उसको मिले, और अक्सर वो इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनका सहारा लेता है। हनी ट्रैप के ज़रिए ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे लोग हैं उनको फंसाया जाए और इम्पॉर्टेंट जानकारी उन तक पहुँचाया जाए। अब जासूस हैं आनंद राज, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया कि पाकिस्तान की महिला एजेंट पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्या होता था कि प्रेम जाल में पहले फंसाया जाता था, उसके बाद जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो कॉल वहाँ से आता था, पाकिस्तान कोई खूबसूरत सी महिला वहाँ से होती थी जो वीडियो कॉल के ज़रिए सोचिए न्यूड हो जाती थी और धीरे धीरे इसी तरीके से फंसाकर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ की हासिल कर लेती थी। ये पाकिस्तान की हरकतें हैं, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बाकियों को नहीं पता, हर देश जानता है कि पाकिस्तान इसी तरीके से नापाक हरकतें करता है इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए। जासूसी का उसका जो तरीका है, अब पलक कह सकते हैं हर कोई इन तरीकों को समझ चुका है। बिल्कुल, और इसी के आधार पर वहाँ की जो पाकिस्तानी सेना थी वो रणनीति बनाती थी कि कैसे पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ना है। यहाँ की जो ज़रूरी जानकारियाँ होती थी वो जुटाई जाती थी और उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार होती थी। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी गुड न्यूज़ की। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 0 आएगा आपका बिजली का बिल। ये बड़ी राहत है, एक्स्ट्रा कमाई का भी मौका मिलेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लाई खास एक नीति, कितनी भी बिजली आप खर्च करो बिल आपका 0 आएगा। सोलर पैनल लगवाने पर प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलेगी। पहले ही हालांकि दिल्ली वासियों के लिए बिजली की खास तौर पर सुविधा है, छूट है, 200 यूनिट तक आपका बिजली का बिल फ्री है। लेकिन अब एक और नीति है, अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको अगर ऐसे ही अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, आपका बिल भी 0 आएगा। बढ़ते खबरों में आगे, 50 साल बाद अप्रैल में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है। चंद्रमा पूरे सोलर डिस्क को कवर कर लेगा और दिन में हो जाएगी रात। 8 अप्रैल को अंतरिक्ष में ये बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। 50 साल बाद अप्रैल में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और 8 अप्रैल को अंतरिक्ष में ये बड़ी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, चंद्रमा पूरे सोलर को कवर कर लेगी और दिन में ही रात जैसा माहौल। तो ये बड़ी खगोलीय घटना 8 अप्रैल को अंतरिक्ष में देखने को मिलेगी और 50 साल बाद अप्रैल में ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस बीच खबर इजराइल से। इजराइल का दक्षिणी सीरिया पर हवाई हमला सामने आया है। हमले में एक सैनिक की मौत की जानकारी मिल रही है। इजराइल हमास युद्ध में मृतकों की संख्या अब कुल मिलाकर 31,553 हो गई है। इजराइल ने 5 महीनों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 4,500 हमले किए। तो कुल मिलाकर इजराइल और हमास का जो दोनों का युद्ध है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लगातार आक्रामक होता जा रहा है। और साथ साथ में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इजराइल का दक्षिणी सीरिया पर हवाई हमला रहा और इसी बात की जानकारी भी यहाँ पर अखबारों में दी गई है। और ये खबर आपने जान ली। अब सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है प्रभु रामलला के दर्शन के लिए। वहाँ पर भक्त देश भर के अलग अलग कोने से पहुँचे। तस्वीरें ज़रा आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हो, लेकिन ये अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये तमाम जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये श्रद्धालु हैं, ये भक्त हैं, ये प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचे। 22 जनवरी की तारीख आपको याद है। उसके बाद से लगातार अयोध्या का दौरा अलग अलग राज्य के लोग कर रहे हैं। कहीं स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिन ट्रेनों के ज़रिए लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं स्पेशल बसों के ज़रिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा बीजेपी शासित राज्यों की तो पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंची रामलला के दर्शन करने के लिए। और इसीलिए टूरिज़्म की अगर बात करें तो अयोध्या में आप कह सकते हैं कि बहुत इजाफा टूरिज्म सेक्टर में हुआ है। वहाँ और प्रीति एक और मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर ये देखिए आप कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से किया गया है कि एक क्यू में, एक लाइन में लोग जा रहे हैं और एक लाइन में ही लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें तो स्पेशली यहाँ पर अच्छा खासा बजट अलॉट भी किया था उत्तर प्रदेश के द्वारा अयोध्या को लेकर, ताकि राम की नगरी में जब भक्त आए, श्रद्धालु
आए तो उन्हें किसी भी व्यवस्था की कमी महसूस ना हो और कोई दिक्कत ना हो। और बाकायदा सीएम योगी खुद ये बात कह चुके थे कि कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और वो जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं हम पलक, उसमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से श्रद्धालु जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और दूसरी तरफ से वो बाहर आ रहे हैं। कोई भगदड़ वाली स्थिति नहीं दिख रही, जबकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर है। और देखिए इसी बीच यहाँ से गाड़ियां भी गुजर रही है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ये पूरे तस्वीरों को हम देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किया गया। क्योंकि हर कहीं ना कि हर किसी के मन में ये लालसा भी है दर्शन करने की, और यही वजह है कि आज जो सुबह सुबह की जो आरती होती है, प्रातः आरती जो उनकी होती है, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग उसकी की जाती है। इसके अलावा रामनवमी आने वाली रामनवमी के लिए खास तैयारियां वहां पर की जा रही हैं कि 24 घंटे रामलला के दर्शन हो सकेंगे, क्योंकि अभी एक समय निश्चित है। प्रातः आरती होती है, भोग आरती होती है, शयन आरती होती है, संध्या आरती होती है, और उसके बाद उनका शयन का टाइम भी होता है। लेकिन रामनवमी के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आप जब देखिए इतनी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी पहुंच रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि रामनवमी पर क्या तस्वीर होगी। और यही वजह है कि रामनवमी के लिए खासतौर पर तैयारियां की जाने लगी हैं। अभी से ही बदलाव किया गया है टाइम टेबल में, 24 घंटे रामलला के दर्शन करे जाएंगे उस दिन, रामनवमी के दिन, क्योंकि अभी आप देखिए जो आस्था का सैलाब है, भक्तों की जो भीड़ है, वो कितनी ज्यादा उमड़ रही है। बढ़ते चले खबरों में आगे, और जेईई मेन दूसरे सेशन की परीक्षा का आयोजन अप्रैल में। परीक्षा के लिए जल्द ही एग्जाम सिटी स्लिप रिलीज की जाएगी और आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। पूरी जानकारी जो है आप आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जेईई मेन दूसरे सेशन की परीक्षा अप्रैल में होगी। आधिकारिक वेबसाइट से आप पूरी जानकारी जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही साथ परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप रिलीज भी जल्द होगी। और इस बीच दिल्ली वालों के लिए गर्मी के सितम के लिए हो जाइए तैयार, ये जानकारी दी गई। गर्मी का सितम दिल्ली को झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अब सुबह शाम को भी ठंड खत्म होने वाली है, हल्की बहुत ठंड क्योंकि हम महसूस कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश नहीं होगी, लेकिन गर्मी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर गर्मियाँ आ गई हैं और दिल्ली वालों को इस बार हीट वेव का सामना भी करना पड़ेगा, और मई के महीने में तो लू चलना भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल साक्षी, अभी देखिए हल्की फुल्की हम ये कह सकते हैं कि सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंड लगती है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में तो ये भी बंद हो जाएगी, यानी कि भीषण गर्मी का सामना दिल्ली एनसीआर के कल हम पढ़ रहे थे 21 मार्च से जो है वो पारा वो टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हालांकि अभी तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन अब कल से ही जो पारा बढ़ना है वो शुरू हो गया है, और मार्च तक 21 मार्च तक पारा 35 डिग्री पर। और ये तो मार्च की बात कर रहे हैं हम कि 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद सोचिए अप्रैल में, जून, जुलाई में क्या हालत दिल्ली एनसीआर वालों की होने वाली है। और साक्षी ने क्योंकि अभी कहा कि हीट वेव भी चलेगी, तो जाहिर सी बात है जब हीट वेव चलती है तो फिर बहुत सारे लोगों को बीमार भी कर देती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी जो सुबह शाम को थोड़ी बहुत ठंड है वो खत्म हो जाएगी, और अगले कुछ दिन तो बारिश भी नहीं होगी, यानी कि गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। और इसीलिए कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। इस बार मौसम में उतार चढ़ाव भी काफी देखा गया। बेमौसम बारिश बहुत हुई, ओलावृष्टि बहुत हुई, किसानों को नुकसान भी उससे बहुत हुआ। और अब आने वाले समय में भी कुछ आप ऐसे ही टॉर्चर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब गर्मी अब बढ़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी अब जो पारा है वो अब चढ़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए होली तो बेहद ही करीब है, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि किस तरीके से मौसम में हम तापमान में भारी ये कह सकते हैं कि इजाफा देखते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है।